रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चाँद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फँसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्म दे मरते और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चाँदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। ये लाइन्स हमारे राष्ट्रकवि दिनकर की एक कविता की लाइन है, जिसमें चाँद इंसान के सपनों पर तंज कस रहा है और इसका जवाब दिनकर ने बहुत सुंदर दिया है। वो जवाब हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे, पर उससे पहले एक ऐसे ही सपने की बात करते हैं। वो सपना जो 60 साल पहले हमने शुरू किया था और उस सपने की वजह से आज हम तीसरी बार अपना कदम चाँद की ओर बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीर उसी सपने की है। अब देख रहे हैं साइकिल पे हम कुछ रॉकेट जैसी चीज़ ले जा रहे हैं। हमने साइकिल से शुरुआत की थी और उस साइकिल से आज हम चाँद तक पहुँचे। चलिए आज उसी कहानी की बात करते हैं। आप देख रहे हैं स्वरूप 51 है। दिस इज़ जर्नी टू द मून ऑन अ साइकिल। आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके सपोर्ट कीजिए। शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स जान लेते हैं। टेक्निकल टर्म्स बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत आसान करके समझा देते हैं आपको। तो पहला टर्म है स्पेसक्राफ्ट। कोई भी चीज़ जो स्पेस में जा रही है या स्पेस के काम के लिए है, वो स्पेसक्राफ्ट है। भले वो सैटेलाइट हो जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है या यहाँ से सैटेलाइट को ले जाने वाली रॉकेट हो या फिर वहाँ किसी प्लैनेट पे लैंड करने वाली लैंडर या उसके अलावा कुछ भी हो, सबको स्पेसक्राफ्ट बोला जा सकता है। दूसरी टर्म है सैटेलाइट। आकाश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो घूम रही हैं। कुछ बड़ी चीज़ों के चारों तरफ कुछ छोटी चीज़ें घूम रही है, जैसे सूरज है, सूरज की तरफ अर्थ घूम रही है, तो अर्थ सूरज की सैटेलाइट हो जाएगी। या फिर अर्थ के चारों तरफ मून घूम रही है, तो मून अर्थ की सैटेलाइट हो जाएगी। इसी तरह किसी भी चीज़ के चारों तरफ कोई दूसरी चीज़ घूम रही है अंतरिक्ष में, तो वो सैटेलाइट हो जाएगी। आकाश में नेचुरल सैटेलाइट भी बहुत है, जैसे अर्थ और मून तो नेचुरल है। ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए इंसानों ने भी सैटेलाइट बनाई है, जो अर्थ के चारों तरफ घूमते रहती है और वो सैटेलाइट्स बहुत तरह की है। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे स्पेस स्टेशन है, जो यहाँ से 500 किलोमीटर ऊपर है, वो भी एक सैटेलाइट ही है। या फिर कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो बातचीत करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं। उसी तरह आप मिलिट्री सैटेलाइट देख लीजिए या फिर छोटे-छोटे सैटेलाइट्स कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए हो गए हैं या फिर नेविगेशन सैटेलाइट हो गए। हम लोकेशन देखते हैं, मैप देखते हैं, वो सारे सैटेलाइट है जो ऊपर घूम रही हैं लगातार। इंसानों ने भेजी है, अब ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। पर इस सैटेलाइट को आकाश में भेजा कैसे जाए? उसके लिए इस्तेमाल आता है लॉन्च व्हीकल या फिर रॉकेट। ये व्हीकल है जिससे हम सैटेलाइट को या किसी भी और चीज़ को आकाश में भेजते हैं, अंतरिक्ष में भेजते हैं। दोनों टर्म रॉकेट एंड लॉन्च व्हीकल सेम है, बस यूएसए, नासा वाले या यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो टर्म यूज़ करती है वो रॉकेट यूज़ करती है, इंडिया लॉन्च व्हीकल यूज़ करता है। जैसे यूएसए में आपने देखा होगा फैल्कन रॉकेट या सैटर्न 5 रॉकेट बोला जाता है, बट इंडिया में जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल बोला जाता है। तो इंडिया इसरो लॉन्च व्हीकल टर्म यूज़ करता है और अमेरिकन या यूरोपियन देश रॉकेट टर्म यूज़ करते हैं। पर ये रॉकेट या लॉन्च व्हीकल जो होता है, वो होता क्या है? वो काम कैसे करता है? तो उसके लिए आप ये डायग्राम देखिए। इसमें आप ये जो पेलोड सिस्टम देख रहे हैं, ये इसी में सैटेलाइट या कुछ भी जो हमें भेजना है वो जाता है। बस इतने से एरिया में और ये इस पूरे रॉकेट में बस इतने से जगह में वो होता है और उसके अलावा जो ये पूरा रॉकेट है, ये इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मैकेनिज़्म उसमें सिर्फ़ वो मैकेनिज़्म होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों को ऊपर भेज सकते हैं। और इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे सॉलिड स्टेज हो गई, लिक्विड स्टेज हो जनरली जब रॉकेट ज़मीन से ऊपर जाता है, तो वो सॉलिड स्टेज फ्यूल यूज़ करता है। सॉलिड फ्यूल एक ऐसी फ्यूल है, जो फ्यूल फ़ोर्स तो बहुत ज़्यादा देती है, थ्रस्ट बहुत ज़्यादा देती है, बट कंट्रोल नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ज़्यादा थ्रस्ट से हम उसे ऊपर तो भेज सकते हैं, बट एटमॉस्फेयर में से निकलने के बाद, ऊपर जाने के बाद उसे लिक्विड फ्यूल्स एंड बाकी डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंट्रोल्ड फ्यूल चाहिए, जो या तो बहुत समय तक चले या तो कंट्रोल्ड हो पाए, हम कंट्रोल कर पाएँ स्पीड को। और ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने पेलोड को सही ऑर्बिट में भेजना है तो, क्योंकि अगर नहीं भेज पाए तो फिर फ़ायदा क्या है? तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट-डिफरेंट स्टेजेज़ में डिफरेंट-डिफरेंट फ्यूल्स यूज़ करते हैं। और आप यहाँ देखिएगा, ये जो रॉकेट है ये जब ऊपर जाता है जैसे-जैसे, तो जिस स्टेज का फ्यूल खत्म हो गया, वो फिर इसमें से सेपरेट होके फिर वापस धरती पे आ जाता है। धरती पे जगह-जगह पे गिर जाता है। फिर जैसे यहाँ पे स्टेज 1 सेपरेट हो गया, फिर आप यहाँ देखिएगा ऊपर तो एक दूसरा स्टेज सेपरेट हो गया। रॉकेट इसी तरह काम करता है और अलग-अलग स्टेज सेपरेट हो जाता है, फिर सबसे ऊपर सिर्फ फाइनल सैटेलाइट बचता है। और ऊपर जाते-जाते ही जो डिफरेंट-डिफरेंट स्टेजेज़ हैं, जब-जब उनका ज़रूरत नहीं है, या तो एटमॉस्फेयर में आते हुए बर्न कर जाते हैं, या तो धरती में गिर जाते हैं, या समुद्र में गिर जाते हैं। और इसमें से बहुत कम रिकवर हो पाते हैं।
इसलिए रॉकेट लॉन्चिंग का कॉस्ट इतना ज़्यादा है। तो है 1920 के अराउंड एक स्पेसएक्स कंपनी जो है एलन मस्क की, उसने इसका रियूजेबल वर्ज़न बना दिया था। तो पहला स्टेज स्पेशली है ये वाली, ये दोबारा वापस लैंड कर जाती थी और इसे हम दोबारा दूसरे लॉन्च में यूज़ कर सकते थे। तो ये दाम बहुत कम कर दिया रॉकेट लॉन्चर का। बट अभी इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी अभी वर्केबल फॉर्म में नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है, रियूजेबल रॉकेट्स पे इसरो काम कर रही है, वो भी कुछ साल में आ जाएगी। तो रॉकेट जब इस तरह से काम करता है जिसमें से फाइनल पेलोड ऊपर बसता है, पेलोड एक बार देख लेते हैं। तो पेलोड जैसे आपने पिक्चर में देखा रॉकेट के तो उसको लगा बहुत छोटा पेलोड है। बट यहाँ देखिए कि इंसान के कंपेयर में ये सैटेलाइट पेलोड है, ये सैटेलाइट। एक इंसान के कंपेयर में कितना बड़ा है, शायद ये जीसैट सैटेलाइट है इंडिया का। ये उस कैप्सूल में बंद किया जा रहा है और ये कैप्सूल अब इस रॉकेट का ये जीएसएलवी रॉकेट है, मार्क 3 है इंडिया का। इस रॉकेट के स्टॉप में जाएगा मात्र। इस टॉप में आप ये जो पेलोड देख रहे हैं ये चंद्रयान 2 का पेलोड है इस पिक्चर में। जो लोग लाइव चंद्रयान के लॉन्च देखने श्रीहरिकोटा गए होंगे, उन्हें ये रॉकेट दिखी होगी। चंद्रयान तो इस अंदर इसके अंदर है, वो तो दिखेंगे ही नहीं, वो तो ऊपर जाके ही सीधा खुलेगा। तो ये और उसके अलावा ये जितना सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है या फिर ये क्रायोजेनिक सिस्टम है, इसके बारे में बात करेंगे। ये सब इसे ऊपर पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होता है। और आप इसका एक और डिसमेंटल वर्ज़न देख सकते हैं इसमें। देखिए कि डिफरेंट-डिफरेंट सिस्टम अलग-अलग जगह सेपरेट हो जाएँगे और फाइनली सिर्फ़ ये सैटेलाइट होगा जो बचेगा। जो अपने ऑर्बिट में पहुँचने के बाद वो अपने ऑर्बिट में घूमेगा। और सरप्राइज़िंगली ये पेलोड सिर्फ़ सैटेलाइट नहीं, कुछ भी हो सकती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्रूड मिशन है। ये क्रूड पेलोड भी हो सकती है जिसमें क्रू कैप्सूल है ये, जिसमें इंसान बैठे हो सकते हैं और हम इंसानों को ऊपर भेजना चाहें तो। गगनयान जैसे इंडिया का आ रहा है, तो उसमें ये पेलोड क्रू कैप्सूल भी हो सकती है। या फिर आप ये जो देख रहे हैं, ये एक वॉरहेड है। न्यूक्लियर मिसाइल्स हो गई। तो न्यूक्लियर मिसाइल को तो हम अंतरिक्ष में नहीं भेजते, बट कुछ मिसाइल्स होती है जो रॉकेट के सिस्टम में काम करती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं, वो अंतरिक्ष में जाती है। अंतरिक्ष में जाके वापस धरती में रीएंटर करती है और जहाँ अटैक करना है वहाँ अटैक करती है। और उसमें जो पेलोड होता है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स होती है। वो नागासाकी, हिरोशिमा पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, वो एक प्लेन में ले जाके वो ज़माना गया। अब इन मिसाइल्स है प्रॉपर, जैसे अग्नि 5 है इंडिया के पास, उसमें अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स न्यूक्लियर पेलोड रखा जा सकता है और वो जाके फिर अटैक करती है। और पेलोड के केस में और भी चीज़ें भेजी जा सकती है, जैसे कुछ साल पहले हम लोगों ने भगवद गीता भेजा था और हमारे प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर भेजी थी। तो ये भी पेलोड बन सकती है, वो भी इसके अंदर डाली जा सकती है। एनीथिंग जो उसके अंदर डाली जा सकती है और भेजी जा सकती है रॉकेट में, वो पेलोड हो जाती है। तो अब शुरू करते हैं ये जर्नी। 1962 इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इन कॉस्पर विक्रम साराभाई के अंडर बनाई गई। पंडित नेहरू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त ये बना। और इसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे, पर इनके पास विज़न बहुत अच्छा था। विज़न था इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना रॉकेट लॉन्चिंग। तो इसके लिए इन्होंने नासा के साथ एक कोलैबोरेशन किया, एक डील साइन की और नासा ने नाइक अपाचे रॉकेट दी इंडिया को। अब इस रॉकेट को लॉन्च कहाँ से किया जाए, उसके लिए विक्रम साराभाई पूरे इंडिया घूमे और उसके बाद उन्हें जगह मिली थुम्बा में, तिरुवनंतपुरम में थुम्बा नाम का एक गाँव केरला में। ये मछुआरों का एक गाँव था और इसमें एक चर्च थी। इस चर्च पे मैग्नेटिक इक्वेटर 0 हो रहा था। तो यहाँ पे लॉन्चिंग के लिए बहुत अच्छी साइंटिफिकली एंड जियोग्राफिकली बहुत अच्छी जगह थी। तो यहाँ चर्च के बिशप से इन्होंने बात किया एंड बिशप ने फिर संडे असेंबली बुलाई। संडे असेंबली में लोग आए, गाँव वाले आए और बिशप ने उन्हें बोला कि जैसे मैं अध्यात्म का काम करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी का काम करता हूँ, जो हमारे दिमाग को ज़्यादा डेवलप करती है, उसी तरह ये लोग फिज़िकल वर्ल्ड में डेवलपमेंट की काम कर रहे हैं। भगवान के काम दोनों ही हैं। तो आप लोग बताइए कि भगवान के काम के लिए ये ज़मीन दे दी जाए इनको? और सारे के सारे विलेजर्स मान गए। और जब वो माने तो फिर अराउंड 100 डेज़ के अंडर सारे विलेजर्स वहाँ से शिफ्ट हो गए और ये ज़मीन, ये एरिया मिल गया विक्रम साराभाई को। और उसके बाद शुरू हुई रॉकेट एंड उसके पार्ट्स को लाना वहाँ पे। कोई डेवलप एरिया तो था नहीं, तो बहुत ज़्यादा कोई ट्रांसपोर्ट थी नहीं, तो साइकिल पे और बैलगाड़ी पे ही चीज़ों को लाद के लाया गया। अराउंड रॉकेट 700 केजी की थी तो बैलगाड़ी पे आ गई और उसके जो हेड थे रॉकेट के, जो पेलोड थी, वो अराउंड 30-40 केजी की थी, तो वो साइकिल्स पे आ गई। तो यहाँ से हमें ये आइकॉनिक इमेज मिलता है हमारी शुरुआत। साइकिल से रॉकेट के पार्ट्स को यहाँ लाया गया, यहाँ पे जोड़ा गया और यहाँ पे जोड़ने के बाद हमारी तैयार हुई निक अपाचे रॉकेट लॉन्च के लिए।
एंड 21 नवंबर 1963 द डे व्हेन वी स्टार्टेड, इस दिन ये रॉकेट लॉन्च हुई। और इसके बाद रुके नहीं इंडिया के साइंटिस्ट। अब ये जब हो गया तो इसके बाद इन्होंने बहुत सारी रॉकेट्स लॉन्च की और स्टार्ट की साउंडिंग रॉकेट से। एक्चुअली ये जो निक अपाचे रॉकेट है ये भी एक साउंडिंग रॉकेट ही है। एक्चुअली साउंडिंग रॉकेट होती क्या है वो देखिए। कोई भी रॉकेट हम लॉन्च करते हैं जिसमें सैटेलाइट होता है, वो टारगेट हमारा क्या होता है कि लॉन्च करने के बाद उसे हम एक ऑर्बिट में डाल दें। इसे ऑर्बिटल लॉन्च बोलते हैं। और वो ऑर्बिट में जाने के बाद वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहे। बट उससे पहले कोई भी स्पेस एजेंसी जब शुरुआत करती है अपना, तो स्टार्ट यहाँ से नहीं करती, स्टार्ट करती है सब ऑर्बिटल लॉन्च। यहाँ पे रॉकेट लॉन्च की जाती है, रॉकेट अंतरिक्ष में जाती है, फिर वहाँ से वापस आ जाती है। और ये जो रॉकेट होती है जो ये काम करती है इसे साउंडिंग रॉकेट बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रॉकेट जो ऊपर गई, यहाँ से फिर यहाँ वापस आ गई, ये ऑर्बिट में नहीं गई। और ऐसे लॉन्चेस सस्ते होते हैं और टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली कम लगती है, बट ये शुरुआत सही होती है। यहाँ पे हम अपर एटमॉस्फेयर का रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हीट कितनी है, गर्मी कितनी है। और उससे जब हमें ऑर्बिटल लॉन्च बाद में करनी होगी, तो वहाँ के रॉकेट में हम हीट शील्ड या फिर उस कंडीशन के हिसाब से क्या-क्या लगानी है, वो शील्ड्स हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्चेज़ होती हैं। इसकी यूज़ आज भी हो रही है। कहाँ यूज़ हो रही है? तो बैलिस्टिक मिसाइल्स जिसके बारे में मैंने बात की थी, अग्नि 5 जिसमें वॉरहेड होता है। अब ये मिसाइल्स कहीं अंतरिक्ष में तो जाएगी नहीं, अंतरिक्ष में तो कहीं रह नहीं जाएगी। ये अंतरिक्ष में जाती है फिर वापस आ जाती है धरती पे किसी दूसरे जगह पे अटैक करने। तो ये सारे साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं। ये सब ऑर्बिटर फ्लाइट लेती हैं। उसी तरह एक और है स्पेस टूरिज़्म इंडस्ट्री, जो अभी डेवलप हो रही है। तो इसमें भी यही सब ऑर्बिटल फ्लाइट ही ली जाती है। जो स्पेस में जाते हैं 15-20 मिनट के लिए वहाँ नज़ारा देखते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। वो वहीं रह नहीं जाते। तो सब ऑर्बिटल फ्लाइट के लिए साउंडिंग रॉकेट्स की ज़रूरत होती है और हमारी शुरुआत भी साउंडिंग रॉकेट से ही हुई थी। एंड साउंडिंग रॉकेट्स इंडिया के पास शुरू में थी नहीं, तो फ्रांस, यूएसए या यूएसएसआर से हमने वो साउंडिंग रॉकेट ली। बट उसके साथ-साथ अपनी भी रॉकेट तैयार कर रहे थे। और वो रॉकेट 1965 से हमने लॉन्च करना शुरू किया। बट एक सक्सेसफुल लॉन्च जिसे कह सकें, वो 1967 में रोहिणी 75 रॉकेट लॉन्च हुई। उसके बाद रोहिणी सीरीज़ की हमने बहुत रॉकेट बनाई, अलग-अलग पर्पज़ के लिए। वही सारे साउंडिंग रॉकेट और इन सब के अलग-अलग पर्पज़ थे। वही सब वो सब ऑर्बिटर फ्लाइट लेने वाली रोहिणी सीरीज़ की रॉकेट। और उसके बाद ये काम कर रहे थे हम, तो 1969 15 अगस्त में इंदिरा गांधी ने देश को दिया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो बनी, इसकी रिसोर्सेज बढ़ी, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, इसके पास पावर बढ़ी। इसके बाद इसने अपना जर्नी शुरू की और इसरो ने बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट खोले। वो इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक बार में नहीं खुली है, ओवर टाइम खुली है। और इसमें बैंगलोर में इनका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा भी बहुत से इंस्टीट्यूट है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएँगे। मैंने यहाँ बहुत लिमिटेड दिखाई हैं, 2 हम हाइलाइट करना चाहेंगे। एक बीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में, वही थुम्बा में जहाँ से पहली बार हमने रॉकेट लॉन्च किया था, निक अपाचे रॉकेट। और दूसरा है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये श्रीहरिकोटा नाम के आइलैंड में है, जो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉन्चेज़ यहीं से होते हैं। चंद्रयान या मंगलयान का लॉन्च यहीं से हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। हम इसरो की प्रोग्रेस देखते हैं। जब 1969 में इसरो बना, तो उसके बाद इसरो ने कैसे-कैसे प्रोग्रेस की। तो हम इस प्रोग्रेस को 3 भाग में बाँट के देखेंगे। एक है कि सैटेलाइट की प्रोग्रेस क्या थी, एक लॉन्च व्हीकल्स की प्रोग्रेस क्या थी और एक प्रोग्राम या मिशन इसरो ने कौन-कौन से लिए, मेजर प्रोग्राम। इसे हम देखते हैं, बट इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और देख लेते हैं। इसे भी आसान भाषा में देख लेते हैं। जैसे ऑर्बिट क्या होता है? कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में घूम रही है, तो इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रही है। वो पाथ बदल नहीं रही है बार-बार और वो पाथ में सैटेलाइट की स्पीड भी सेम है, स्पीड भी नहीं बदल रही है। अगर स्पीड बदल जाए, तो सैटेलाइट का पाथ बदल जाएगा, ऑर्बिट बदल जाएगा। उस पाथ में सैटेलाइट घूम रही है, तो वो सैटेलाइट अर्थ की ओर गिर क्यों नहीं जाती है, अर्थ से दूर क्यों नहीं चली जाती? ये समझने के लिए हम फिज़िक्स का एक छोटा-सा कांसेप्ट समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। वो होता है सेंट्रीपिटल फ़ोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में घूमती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसमें 2 फोर्सेस लगते हैं। एक बाहर की ओर फोर्स लगती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं और एक अंदर की ओर फोर्स लगती है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक रस्सी में पत्थर बाँध के उसे घुमा रहे हैं। जब उसे आप गोल-गोल घुमा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उस पत्थर की टेंडेंसी होगी बाहर की ओर जाने की। अगर रस्सी टूट जाए या रस्सी कट जाए,
तो पत्थर बाहर की ओर चला जाएगा। इसका मतलब बाहर की ओर एक फ़ोर्स उसमें लग रही है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स कहेंगे। और रस्सी एट द सेम टाइम टाइट है, तनी हुई है, वो रस्सी लूज़ नहीं है। और मान लीजिए आप घूमते हुए पत्थर में पत्थर का कोई छोटा-सा भाग टूट गया, यानी पत्थर टूटने से सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स कम हो गई और सेंट्रीपिटल फ़ोर्स बढ़ जाएगी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो दोनों फ़ोर्स अगर बैलेंस है तभी वो उस ऑर्बिट में, उस पाथ में घूम रही है। अगर एक भी फ़ोर्स इम्बैलेंस हुआ, तो वो उस डायरेक्शन में निकल जाएगा। ऐसे रस्सी टूटने से सेंट्रीपिटल फ़ोर्स कम हो गया, तो सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स बढ़ गया और पत्थर चली गई बाहर। एट द सेम टाइम सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स कम होने के लिए पत्थर मान लीजिए रस्सी से बंधा ही हुआ है, बट उसमें से एक छोटा-सा पार्ट टूट के नीचे गिर गया। तो उससे छोटा-सा पार्ट टूटने से सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स कम हो जाएगी और सेंट्रीपिटल फ़ोर्स बढ़ जाएगी और पत्थर सीधा घूमते-घूमते अंदर आ जाएगा। शायद आके आपको लग भी जाए। तो ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स होता है। और कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में जा रही है, तो सेंट्रीपिटल फ़ोर्स अलग-अलग कारण से आ सकती है। जैसे इस केस में, पत्थर के केस में रस्सी वो सेंट्रीपिटल फ़ोर्स दे रहा था। अगर कार शार्प टर्न लेती है, सर्कुलर पाथ में जाती है, तो उसमें फ्रिक्शन जो टायर से आएगा, वो सेंट्रीपिटल फ़ोर्स देगा। मान लीजिए टायर अच्छा नहीं है, स्लिपरी है, तो फिर कार पलट जाएगी क्योंकि सेंट्रीपिटल फ़ोर्स इनफ नहीं मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स बढ़ जाएगा। उसी तरह सैटेलाइट अर्थ के अराउंड जा रही है, मान लीजिए, ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड सैटेलाइट जा रही है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो इसकी सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स बैलेंस है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फ़ोर्स कहाँ से आता है? तो ग्रेविटी से आता है। अर्थ जो अपनी ओर खींच रही है, और सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स आता है इसके मास की वजह से। एट द सेम टाइम मान लीजिए मुझे इसकी ऑर्बिट बदलनी है, तो यहाँ पे एक सैटेलाइट में थ्रस्टर होता है। वो थ्रस्टर से हम इसे कुछ छोटा-सा फ़ोर्स देते हैं। जैसे ही इसे फ़ोर्स देते हैं, तो एक तरह की फ़ोर्स, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स बढ़ गई ग्रेविटी के कंपेयर में, तो सैटेलाइट ने अपना ऑर्बिट बदल लिया और बड़ा कर लिया। उसी तरह हमने और फ़ोर्स दिया, सैटेलाइट ने अपना ऑर्बिट और बदल लिया। तो इसका काम क्या है? एक है कि मान लीजिए बहुत सारे सैटेलाइट है आसमान में, तो कोई 2 सैटेलाइट सामने टकरा रही। नासा में बैठे हुए लोग देखेंगे, इसरो में बैठे हुए लोग देखेंगे क्या टकरा रही है, इसको बचाएँ कैसे? तो किसी एक सैटेलाइट में थ्रस्टर दे दिया जाएगा, तो वो दूसरे ऑर्बिट में चलेगी। तो दोनों सैटेलाइट अलग-अलग पाथ में चलेगी, अलग-अलग ऑर्बिट में। बहुत ज़्यादा नहीं बदलना है, थोड़ा-थोड़ा सा ही बदलना है और टकराएगी नहीं। दूसरा है, मुझे अगर किसी भी सैटेलाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर भेजना है, जैसे चंद्रयान हो गया। हमने चंद्रयान का मॉड्यूल भेजा अंतरिक्ष में, बट अंतरिक्ष में वो पृथ्वी के चारों ओर एक ऑर्बिट में। बट मुझे वो ऑर्बिट बदल-बदल के, जैसे यहाँ पृथ्वी है और इधर चाँद है, तो मुझे यहाँ एक ऑर्बिट बदलना है, फिर ऑर्बिट बदल के हमें ऐसे करना है कि वो फिर चाँद के ऑर्बिट में चली जाए। तो ये बार-बार ऑर्बिट बदलना है, तो मेरे पास एक सिस्टम होना चाहिए उस चंद्रयान के मॉड्यूल में, जिसे हम थ्रस्ट दे के उस ऑर्बिट को कैलकुलेटेड ढंग से बदलें, ताकि वो चाँद के ऑर्बिट में जाए, अर्थ की ऑर्बिट से निकल के। तो ये होता है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब देखते हैं ऑर्बिट और उसकी हाइट। अर्थ के अराउंड कोई भी सैटेलाइट अगर किसी ऑर्बिट में घूम रही है, तो वो उस ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर हाइट होगी अर्थ के सरफेस से, और उस हाइट के आधार पे हम ऑर्बिट अलग-अलग तरह की बोल सकते हैं। जैसे एलईओ तो बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। ये अराउंड 500 किलोमीटर पे कोई सैटेलाइट घूम रही है, तो बोलेंगे वो एलईओ में घूम रही है। इसी तरह अराउंड 27,000 किलोमीटर पे कोई सैटेलाइट घूम रही है, तो उसे एमईओ मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। और उसी तरह कोई सैटेलाइट जीईओ में घूम रही है, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उसे बोलते हैं। तो वो सैटेलाइट 37,000 या उससे ऊपर घूम रही है। आप देख रहे हैं डिस्टेंस का अंतर कितना है, 500 और 37,000। और हमें सैटेलाइट की ज़रूरत हर इस ऑर्बिट में पड़ती है। किसी सैटेलाइट का काम अगर एलईओ में है, तो वो जीईओ में रह के वो काम नहीं कर सकती, और जीईओ में है, तो वो एलईओ में रह के वो काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये अलग-अलग ऑर्बिट में हमें सैटेलाइट भेजने के लिए अलग-अलग पावर की व्हीकल, लॉन्च व्हीकल या रॉकेट चाहिए होती है। अब ये देखिए कि यहाँ पे ऑर्बिट अलग-अलग एंगल पे ही है। तो ऑर्बिट अलग-अलग हाइट, अलग-अलग एंगल पे होती है, और मुझे हर ऑर्बिट में अगर किसी सैटेलाइट को भेजना है, तो मुझे अलग-अलग पावर चाहिए होगा। जैसे अगर मुझे 500 किलोमीटर तक भेजना है, मुझे पता है कि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो 500 किलोमीटर तक भेजना है, अगर मुझे किसी रॉकेट में आग लगानी है, उसे इग्नाइट करना है और मुझे भेजना है, तो मुझे ऑक्सीजन साथ में भेजनी पड़ेगी। तो 500 किलोमीटर तक भेजने के लिए मुझे कुछ ऑक्सीजन उसमें रखनी पड़ेगी। पर एट द सेम टाइम 37,000 किलोमीटर भेजना है, तो ऑक्सीजन मुझे और ज़्यादा अमाउंट में रखनी पड़ेगी। बट हम ज़्यादा अमाउंट में रखने के लिए उसमें अगर हम ज़्यादा बड़ी इक्विपमेंट्स लगाते हैं, तो उस लॉन्च व्हीकल या रॉकेट की वेट भी बढ़ जाएगी। वेट बढ़ जाएगी और उतनी ऑक्सीजन को हम रखेंगे और 37,000 किलोमीटर तक भेजेंगे। खर्चा कितना बढ़ जाएगा? खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा ही नहीं, इस रॉकेट की पावर भी वेट ले जाने की कम हो जाएगी। मुझे अगर 4,000 किलो भेजना है, 4,000 किलो मुझे एलईयू में भेजने में रॉकेट की पावर कम चाहिए होगी। एट द सेम टाइम 4,000 किलो मुझे जीईओ में भेजना है, तो उसकी पावर ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसके बेसिस पर हम अलग-अलग रॉकेट बनाते हैं।
या लॉन्च व्हीकल बनाते हैं। तो यहीं से हम शुरू करते हैं, इसरो की प्रोग्रेस देखते हैं। जो इसरो ने अलग-अलग सैटेलाइट बनाए, अलग-अलग लॉन्च व्हीकल्स बनाए इन्हीं सब पर्पज़ के लिए। तो पहले लॉन्च व्हीकल देखते हैं। इसरो ने सबसे पहले बनाया एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आप देख सकते हैं ये एलईओ तक ही जा सकती है और इसमें वेट भी हम 40 केजी ही ले जा सकते हैं। उसके कुछ साल बाद इसरो ने एएसएलवी बनाया और इसमें देखिए ये भी एलईओ तक ही जा सकती है, बट वेट कितनी ले जा सकती है ये बढ़ गई। तो टेक्नोलॉजी हमारा एडवांस हुआ। उसके बाद हमने बनाया पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी के और वर्ज़न मार्क 1, मार्क 2 एंड मार्क 3। यहाँ मार्क 2 ही लिखा है, मार्क 1 भी है, बताएँगे उसके बारे में, वो क्रायोजेनिक इंजन इंजन से रिलेटेड है। बट आप यहाँ ये नोटिस कीजिए कि पीएसएलवी, जीएसएलवी हमने जैसे बनाया, तो इसकी कैपेसिटी वेट ले जाने की बढ़ गई। एट द सेम टाइम ये किस ऑर्बिट में जा सकती है, वो भी बढ़ गई। जैसे जनरली पीएसएलवी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही जा सकती है और ये जीईओ से नीचे होता है, जीईओ से पहले होता है। बट एट द सेम टाइम हम अगर वेट कम कर दें पीएसएलवी में, तो वो जीईओ तक जा सकती है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक जा सकती है। और जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क 2 और मार्क 3 आप देखिए, इस दोनों में हम वेट ज़्यादा ले जा सकते हैं, मार्क 3 में मार्क 2 के कंपेयर में, जीईओ तक। तो ये रहा है लॉन्च व्हीकल का प्रोग्रेस हमारे इसरो का। और इसरो में एक और काम किया कि 2020 में ये जीएसएलवी मार्क 3 का नाम बदल के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया। और इसका कारण इन्होंने ये दिया कि जीएसएलवी मार्क 3 जो है, ये जीएसएलवी मार्क 1 या 2 का सीक्वेंस नहीं है। ये टेक्नोलॉजी आज बहुत डिफरेंस है, इसलिए इसका नाम पहले जीएसएलवी मार्क 3 रख के हमने गलती की। और ये चीज़ मुझे सोमनाथ सर हैं इसरो के चीफ, उनके एक इंटरव्यू में पता चली जो इन्होंने गरीब साइंटिस्ट चैनल पे दिया था। आप ये इंटरव्यू देख सकते हैं, बस इसमें छोटा-सा भाग है और इंटरव्यू बहुत अच्छा है। तो आप इसमें देखिए ये जब बता रहे हैं कि एलवीएम 3 क्यों रखा गया इसका नाम। LVM3, like why did you go backwards? LVM3 is very important change because there is GSLV. After GSLV, we developed GSLV Mark III. But GSLV Mark III is not GSLV or its derivative. So, in fact, in the original definition, we made that mistake. GSLV Mark III appears by the name that it's a variant of GSLV, of upgraded version of GSLV, which is not. तो आप देख सकते हैं कि उसका नाम एलवीएम 3 है, तो अब हम एलवीएम 3 ही बोलेंगे। आप ये देखें, ये एलवीएम 3 है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और इसमें आप डिफरेंट स्टेजेज़ हैं जिसकी बात हमने पहले की थी और यहाँ बीच में क्रायोजेनिक अपर स्टेज। क्रायोजेनिक अपर स्टेज की एक अलग कहानी है। आपने रॉकेटरी मूवी के बारे में सुना होगा, नम्बी नारायणन साइंटिस्ट पर, आर माधवन ने इस पे काम किया है और ये मूवी इसी क्रायोजेनिक इंजन की कहानी है। 1982 में इसरो ने सोचा था क्रायोजेनिक इंजन बनाने का और क्रायोजेनिक इंजन पहले तो आप ये जान लीजिए कि बहुत कॉम्प्लेक्स इंजन है। आप इसमें देखिए कि मुझे ज़्यादा दूर तक ले जाना है, तो मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और फ्यूल भी ज़्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन जलाने के काम आता है और यहाँ पे फ्यूल है, जैसे कार में ऑक्सीजन की मदद लेके हम फ्यूल पेट्रोल या डीज़ल जलाते हैं। उसी तरह यहाँ पे फ्यूल मेरा हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन की मदद लेते हैं और ये दोनों हम लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। क्रायोजेनिक वर्ड है जो बहुत ठंडे चीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। तो लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन रखने के लिए -250 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन को रखने के लिए -183 डिग्री सेल्सियस। इतना ठंडा हमें मेंटेन करना होता है। और इतना ठंडा मेंटेन ही नहीं करना होता है, यहाँ से जब रॉकेट जाता है आसमान में और वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ती है, तो उसमें भी ये लिक्विड फॉर्म में बने रहे, ये चीज़ ज़रूरी है। तो इसकी इंजीनियरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसी इंजन को डेवलप करने के लिए 1982 में इसरो ने सोचा था ताकि वो जीएसएलवी बना पाए और उसने उसके लिए रसिया से इसरो ने एक एग्रीमेंट किया था जिसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट बोलते हैं। उसमें रसिया इंडिया को सिखाने वाला था कि क्रायोजेनिक इंजन बनता कैसे। बट अगेन वेस्टर्न प्रेशर, यूएस का प्रेशर आया और यूएस ने बोला कि इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन नहीं बताने के लिए कि कैसे बनता है। तो रसिया ने बोला कि ठीक है, नहीं बताएँगे। रसिया मान गया, बट हम बेचेंगे। और यूएस ने इस पर ही बोला कि क्यों बेचोगे? तो रसिया ने बोला कि हम इंडिया के बेच रहे हैं, कोई तरीका नहीं है कि इंडिया इससे देके अपना क्रायोजेनिक इंजन बना ले। बट इसरो ने डिसाइड कर लिया था 1994 में कि हम क्रायोजेनिक इंजन अपना तो बनाएँगे। अब दुनिया पे डिपेंड नहीं रहना है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और उसकी वजह से ह हमारा फ़ायदा नहीं होता। और यहीं बीच में हुआ था नम्बी नारायणन का केस, जो क्रायोजेनिक इंजन से रिलेटेड है, जिनमें साइंटिस्ट नम्बी नारायणन पे एस्पियोनाज चार्जेस, स्पाई चार्जेस लगे थे, जो आप इस मूवी में देखे होंगे। तो इसके बाद इंडिया ने क्रायोजेनिक इंजन खरीदा और ये क्रायोजेनिक इंजन जो इंडिया ने खरीदा, वो जीएसएलवी रॉकेट, जिस जीएसएलवी रॉकेट ने लगाया, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, उसे नाम दिया जीएसएलवी मार्क 1। जीएसएलवी मार्क 1 में रसिया का खरीदा हुआ रॉकेट है। एट द सेम टाइम इंडिया अपना क्रायोजेनिक इंजन भी बनाता रहा और वो अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया, उसे टेस्ट किया, 2010 में एक टेस्ट किया बट वो फेल रहा और 2014 में एक सक्सेसफुल टेस्ट हुआ।
और जिस रॉकेट में इंडिया ने अपना बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन डाला, उसे बोलते हैं मार्क 2, जीएसएलवी मार्क 2, जो 2014 में हमारे सक्सेसफुल लॉन्च हमें मिला हमें उस चीज़ का। और 2017 में जीएसएलवी मार्क 3, उससे भी ज़्यादा पावरफुल रॉकेट, उसमें खुद का क्रायोजेनिक इंजन लगा के हमने लॉन्च किया और ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। हमारे पास 4000 किलोग्राम तक ले जाने वाला जो रॉकेट है जीएसएलवी मार्क 3, जिसमें खुद का बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है, और सारे चंद्रयान वगैरह इसी से लॉन्च। तो ये आपने कहानी देखी क्रायोजेनिक इंजन की, और यहाँ आपने ये भी देखा कि जीएसएलवी रॉकेट हमारा कैसे बना। अब देखते हैं सैटेलाइट। इसरो के पास भी बहुत सारे सैटेलाइट हैं। नेविगेशन सैटेलाइट हो गए, नेविगेशन सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं जैसे हम फ़ोन में जीपीएस से लोकेशन देखते हैं ना, उसी तरह वो जीपीएस जैसे अमेरिका की है, उसी तरह सैटेलाइट सिस्टम इंडिया ने खुद का बनाया है, जो इंडिया की है और नेविगेशन में काम आएगा। इसकी कहानी ये है कि कारगिल वार जब हुआ था, तब हमें ज़रूरत पड़ी थी कि हमें पता चले उस टेरेन की, पहाड़ की लोकेशन एंड दुश्मन कहाँ-कहाँ है, ये सारी चीज़ें पता चली। तो हमने रिक्वेस्ट किया था अमेरिका से कि वो अपनी जीपीएस की डेटा हमें दे, बट उसने मना कर दिया देने से। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपना नेविगेशन सिस्टम बनाएँगे। कुछ साल पहले हमारा नेविगेशन सिस्टम बन के तैयार हो गया, जिसे हम नाविक नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं। उसी तरह और बाकी सैटेलाइट्स भी है। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए, या कम्युनिकेशन सैटेलाइट या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो ना इसरो ने बनाई है, और ये हमारे ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट में डाली है, सारे अलग-अलग पर्पस के लिए। अब देखते हैं हमारे स्पेस सेक्टर की डेवलपमेंट की टाइमलाइन। स्टार्ट हुई 1962 में जब इनकॉस्पर बना, और 1969 में जब इसरो बना, और 1963-64 में निक अपाचे रॉकेट लॉन्च हुई। रोहिणी रॉकेट इंडिया ने पहली बनाई अपनी, उसे सक्सेसफुल लॉन्च की। ये सीरीज़ हम देखते हैं, आप इसमें देखिए कि एक कॉलम में मैंने बीच वाले कॉलम में लॉन्च व्हीकल की डेवलपमेंट लिखी है, इस कॉलम में सैटेलाइट की डेवलपमेंट लिखी है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। ज़्यादा फोकस तो लॉन्च व्हीकल की डेवलपमेंट पे किया है, सैटेलाइट पे एक अलग वीडियो बन सकता है। बट इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं, कहाँ से पहुँचे हैं। तो 1969 में इसरो बनने के बाद 1975 में हमने अपना पहला सैटेलाइट बनाया, आर्यभट्ट सैटेलाइट। आर्यभट्ट सैटेलाइट बना तो लिया, जो आप यहाँ देख सकते हैं, बट इसे लॉन्च करने के लिए हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं थी, तो हमने यूएसएसआर को दिया, और यूएसएसआर से ये लॉन्च हुई। तो उसके बाद हमने लॉन्च व्हीकल जो है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया 1975 में, और इसे बनाना शुरू किया। 1979 तक भास्करा 1 सैटेलाइट जो हमने बना ली, के भी उसे भी हमने यूएसएसआर में दे दिया। और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, जो हमने शुरू शुरू किया था 1975 में बनाना, उसकी पहली टेस्ट की। उसकी पहली टेस्ट रोहिणी सैटेलाइट की। रोहिणी नाम की सैटेलाइट भी है, रोहिणी नाम की साउंडिंग रॉकेट भी है इंडिया के पास। तो इसरो ने रोहिणी सैटेलाइट भी बनाई है, तो यहाँ रोहिणी सैटेलाइट की बात हो रही है। रोहिणी सैटेलाइट डाल के हमने टेस्ट की सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1979 में। ये फेल रही। मोस्ट ऑफ द लॉन्च व्हीकल की पहली टेस्ट हमारी फेल रही है, बट उससे इसरो घबराया कभी नहीं। पहली बार भी जब ये फेल रही, तो उसके बाद इसरो ने दोबारा काम किया, और 1 साल बाद ही रोहिणी 1 हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 एसएलवी 3 से ही लॉन्च कर लिया, और इंडिया 7th कंट्री बना दुनिया का, जिसने अपने ही लॉन्च व्हीकल से एक सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में डाला। ये 1980 में हमने सक्सेसफुली रोहिणी 1 एसएलवी 3 से भेजा। उस एसएलवी 3 के बाद हम उस पे और काम करते रहे, और एएसएलवी हमने बनाना शुरू किया, अपना दूसरा लॉन्च व्हीकल जो वेट ज़्यादा ले जा सकता था। इसका ये फर्स्ट लॉन्च 1987 में सक्सेसफुल नहीं रहा, और हम पैरेलली अपना सैटेलाइट बनाते रहे, और सैटेलाइट हम लॉन्च करते रहे। अब हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं थी, तो हम दूसरे देश को देते रहे, कुछ पेमेंट किया, कुछ पैसे किए, कुछ डिप्लोमेटिक टाइज़ थी, उसका यूज़ करके हम अपने सैटेलाइट्स को भेजते रहे। 1992 में हमने एएसएलवी का पहला सक्सेसफुल लॉन्च कर लिया, एसरॉस सैटेलाइट के साथ। एसरॉस रोहिणी की सैटेलाइट है, रोहिणी नाम है इसका भी, स्ट्रेच रोहिणी सैटेलाइट सीरीज़, ये है एसरॉस। आप ये देख सकते हैं, ये रोहिणी सैटेलाइट है, ये एसरॉस सैटेलाइट। उसके बाद हम पीएसएलवी की ओर बढ़े। पीएसएलवी का ही पहला टेस्ट हमारा 1993 में पहला लॉन्च सक्सेसफुल नहीं रहा, बट 1994 में ही हमने पहला सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया पीएसएलवी का। और जीएसएलवी तो हम पैरेलली, आपने देखा क्रायोजेनिक के केस में कि जीएसएलवी भी हम पैरेलली बना रहे हैं, और रशिया से क्रायोजेनिक लेने के बाद पहली बार जीएसएलवी मार्क 1 टू 1 में हमने टेस्ट किया, बट वो भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रहा। पर 2003 में जीएसएलवी मार्क 1 भी हमें सक्सेसफुली मिल गया, पर वो रशियन क्रायोजेनिक इंजन के साथ था। उसके बाद हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन लगा के जीएसएलवी मार्क 2 एंड 3 भी बनाया, बट जब हमारे पास पीएसएलवी है, तो पीएसएलवी से हमने चाँद की ओर देखा, और चंद्रयान 1 लॉन्च किया। फिर पीएसएलवी से ही हमने मंगल की ओर देखा, मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान लॉन्च। 2017 में पीएसएलवी से ही हमने एक रिकॉर्ड बनाया, जिसमें हमने एक साथ एक ही रॉकेट में 103 सैटेलाइट भेजी थी, और ये पूरी दुनिया में न्यूज़ बन गया था। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और ये 2021 में ही टूटा, जब स्पेसएक्स जो अमेरिका की कंपनी है एलोन मस्क की, उसने 143 सैटेलाइट भेजी थी।
फिर उसी तरह हम आगे बढ़ते रहे। जीएसएलवी मार्क 3 हमें सक्सेसफुली मिल गया 2017 में। उसके बाद हमने चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 लॉन्च की, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा। तो इसी सीरीज में हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की, जिसमें मेन है मंगलयान और चंद्रयान। उससे पहले हम इस तीन टर्म को जाते हैं, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। तो ऑर्बिटर वो होता है जैसे सैटेलाइट होता है अर्थ के चारों ओर घूमता है, उसी तरह ऑर्बिटर जो इक्विपमेंट होती है, ऑर्बिटर किसी भी प्लैनेट, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी, जैसे मून है, मून के चारों ओर घूमेगी, उस पे लैंड नहीं करेगी, उसके चारों ओर घूमेगी, उसकी तस्वीर लेगी और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगी एटमॉस्फेयर में, बट वो लैंड नहीं करेगी। एट द सेम टाइम लैंडर जाके लैंड करेगी, अभी कंट्रोल लैंड, क्रैश लैंड नहीं, कंट्रोल तरह से लैंड करेगी, जाके अपने चार यहाँ पे पैर है, इन पैरों पर लैंड करेगी। और जो रोवर है, रोवर लैंडर के अंदर रहेगा, जब लैंडर लैंड कर जाएगी तो रोवर निकलेगा। इन तीनों का काम अलग होता है। ऑर्बिटर जहाँ तस्वीर लेती है, लैंडर जाके वहाँ रोवर को फंसाती है, लैंडर में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और रोवर में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लैंडर निकलती है और निकल के फिर उस चांद के सतह पर या फिर जिस मार्स पे भी लैंडर भेजा गया है, इंडिया ने नहीं भेजा है, नासा ने भेजा है, उस पर निकल के वहाँ से सैंपल कलेक्ट करती है और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करती है और डेटा फिर यहाँ भेजती है। तो ये है तीनों, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। रोवर छोटे से कार की तरह होता है जो लैंडर के अंदर होता है। और अब मंगलयान की बात करते हैं, जिसका ऑफिशियल नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन है। ये आप देख रहे हैं मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर, ऑर्बिटर जो है ये है। और इसे हमने लॉन्च किया था अराउंड 2013 के दिसंबर में, पीएसएलवी से लॉन्च किया था। और इसमें इसमें सिर्फ ऑर्बिटर था, लैंडर या रोवर नहीं था, तो इसे मार्स के चारों ओर सिर्फ घूमना है। तो ये हमने 2013 में लॉन्च किया और तब आप देख रहे हैं मार्स कहाँ पर है। और इसकी कैलकुलेशन देखिए, 2013 में हमने लॉन्च किया, जो लॉन्च किया वो पीएसएलवी से, वो फिर अलग अलग ऑर्बिट में गई, एक ऑर्बिट में गई, फिर हमने थ्रस्ट दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ाया तो अलग ऑर्बिट में गई। ऐसे ऐसे कंट्रोल तरीके से हम ऑर्बिट बदले। तब जब मार्स इस जगह पे पहुंचा 2014 के 9th महीने में, मार्च सितंबर में मार्स यहाँ पहुंचा, यहाँ से। तब हमने कैलकुलेट किया था कि हमारा जो ऑर्बिटर है वो इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए मार्स के ऑर्बिट में चला जाएगा। और आप इसे ऐसे देखिए कि जरा सा ये मिस कर जाए तो ये ऑर्बिटर मार्स के ऑर्बिट से जाके जरा सा कैलकुलेशन मिस करे, ये बाहर निकल जाएगा, ये चल जाएगा आउटर स्पेस में कहीं और मिशन फेल हो जाएगा। ये चीज़ें जो जो कॉम्प्लेक्सिटी इसरो ने कैरी आउट की और पहली बार में सक्सेसफुल किया, ये अचीवमेंट थी। और इतने कम दाम में सक्सेसफुल किया इस मिशन को, ये थी इसरो की अचीवमेंट मंगलयान मिशन में। मंगलयान तो 2013-2014 में हुआ था, पर इससे पहले हमने चंद्रयान 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च कर दिया था। चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया था 2008 में, उसमें भी सिर्फ ऑर्बिटर थी ना, उसको चांद के चारों ओर जाके इसी तरह अलग अलग ऑर्बिट बदल के चांद के ऑर्बिट में जाना था और फिर वहाँ से तस्वीर लेनी थी, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने थे। उस पर 11 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट थे और 11 के 11 इंडिया के नहीं थे। ऑर्बिटर इंडिया ने भेजा था, पर उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट नासा के थे, कुछ दूसरे कंट्रीज के भी थे। ये हमने पीएसएलवी से भेजा था। और इसके पास क्रेडिट है मून पे पानी खोजने का, चांद पे पानी खोजने का। बट इसमें भी एक कैच है कि इसमें जैसे 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे ना, उसमें से 2 इंस्ट्रूमेंट थे, एक चेस था जो इंडिया का था और एक M3 था जो नासा का था। एंड चेस एंड M3 दोनों ने पानी खोजा, बट समहाउ बाद में कुछ चीजें हुई, उसके बाद क्रेडिट जो है पानी खोजने का नासा के M3 को मिलता है। बट ऑफिशियली हम यही बोलते हैं कि चंद्रयान ने पानी खोजा, क्योंकि वो इंडिया का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद चंद्रयान 2 की बारी आई, जो 2019 में लॉन्च हुआ। और एक्चुअली चंद्रयान 2 पहले लॉन्च हो जाना था, पर फॉर सम रीज़न चंद्रयान 2 के लिए हमने रसिया से कोलैबोरेशन की थी, रसिया से कुछ चीज़ें हमें चाहिए थी। रसिया अपने मिशन में फँसा हुआ था, तो वो उसकी वजह से इसे डिले कर रहा था, तो फिर हमने बोला कि हम खुद बनाएँगे जो भी चाहिए हमें। तो हमने चंद्रयान 2 पे काम करना शुरू किया और मंगलयान बाद में होना था। मंगलयान को हमने पहले कर दिया 2013-2014 में, फिर चंद्रयान पे काम करना शुरू किया और चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च। चंद्रयान 2 में तीनों पार्ट है, ऑर्बिटर भी है, लैंडर भी है और लैंडर के अंदर से निकलता है रोवर भी। आप देखिए कि 22 जुलाई को ये लॉन्च हुआ और इसे सितंबर के अराउंड वहाँ पे लैंड करना था, वहाँ पहुँचना था। तो आप ये देखिए, ये पूरा के पूरा चंद्रयान 2 का मॉड्यूल है जो जीएसएलवी मार्क 3 से हमने भेजा था। इसमें आप देखिए ये लैंडर है और इस लैंडर के अंदर रोवर है और ये है ऑर्बिटर। और ऑर्बिटर में प्रोपल्शन मॉड्यूल भी है। तो ऑर्बिटर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है। ऑर्बिटर का काम है लैंडर को जगह पे पहुंचाना, फिर लैंडर को रिलीज कर देना और लैंडर फिर कंट्रोल तरीके से चांद पे लैंड करेगा, जहाँ से लैंड करना, चांद के साउथ पोल पे लैंड करना था। और फिर वहां से रोवर इसके अंदर से निकलेगी, अपनी एक्सपेरिमेंट करेगी और ऑर्बिटर इसे रिलीज करने के बाद चांद के चारों ओर घूमते हुए अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा। ये हमारा प्लान था। ऑर्बिटर ने सक्सेसफुली लैंडर को रिलीज कर दिया और फिर ऑर्बिटर अपना एक्सपेरिमेंट करने चला गया। वो तो सक्सेस रहा, बट लैंडर लैंड सही से नहीं कर पाया।
और लैंडर लैंड सही से नहीं कर पाए, इसलिए इस चंद्रयान 2 को पार्शियली सक्सेसफुल बना बोला जाता है। तो फिर इसरो ने डिसाइड किया कि पार्शियली नहीं, इसे पूरा सक्सेसफुल बनाएँगे और चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे। चंद्रयान 3 भी देखने में कुछ ऐसा ही है, आप देख लीजिए, बट इसके ऑर्बिटर वाले एरिया को ऑर्बिटल नहीं बोलते, एक्चुअली प्रोपल्शन मॉड्यूल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। इस ऑर्बिटर में पिछली बार चंद्रयान 2 में एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे थे, बट इस बार एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मिशन तो सक्सेसफुल हो ही गया था। तो यहाँ पे से बस प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा के हमने लैंडर को भेजा है, और लैंडर में बहुत सारे चेंजेस किए ताकि वो और कंट्रोल तरीके से जाए। अब यहाँ देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 का ये जो मॉड्यूल है, यहाँ आप ऑर्बिटर देखिए, और फिर चंद्रयान 2 के मॉड्यूल में आप ये ऑर्बिटल देखिए। इसमें देखिए कितना सारा एक्सपेरिमेंट्स है, व्हाइल चंद्रयान 3 में वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। ये चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेस जो हम लैंडर में देख सकते हैं चंद्रयान 2 के कंपेयर में, जो इसे और भी ज़्यादा रेसिस्टेंट बनाया गया है ताकि वो अच्छे से लैंड कर पाए। चंद्रयान 3 कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है, अभी तक ये चाँद पे पहुँचा नहीं है। 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ है, और ये चाँद पे पहुँचेगा सितंबर में नहीं, अगस्त में, 24 अगस्त को, 23-24 अगस्त को पहुँचेगा। और 23-24 अगस्त को पूरे देश की नज़र रहेगी इस पे, और सबको उम्मीद है कि ये लैंड अच्छे से कर दे। ये मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा। यहाँ पे क्रेटर, एक जौहर क्रेटर है, एक और क्रेटर है, यहाँ लैंड करेगा, और यहाँ जाने वाला ये पहला, यहाँ कंट्रोल लैंडिंग करने वाला ये पहला मॉड्यूल, पहला इक्विपमेंट बनेगा। क्योंकि इससे पहले एक एमआईपी नाम के एक इक्विपमेंट ने यहाँ साउथ पोल पे जौहर क्रेटर पे लैंड तो किया है, और वो चंद्रयान 1 में वो था, बट वो क्रैश लैंडिंग था। उसको ऐसे प्लान ही किया गया था कि वो यहाँ से अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए जाए और ये साउथ पोल पे क्रैश कर जाए। ऐसा नहीं है कि वो अपने से क्रैश कर गया, उससे प्लान किया गया था ऐसे। तो वो इक्विपमेंट साउथ पोल पे पहुँचा तो है, बट हम कंट्रोल लैंडिंग चाहते हैं, और पहली बार कंट्रोल लैंडिंग करने वाला ये लैंडर होगा। इस बार इसका नाम विक्रम नहीं रखा गया है। 2019 में चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम विक्रम लैंडर था। इस बार इसे ऑफ़िशियली विक्रम तो नहीं बोला जा रहा है। तो ये है चंद्रयान 3, फिंगर क्रॉस। और ये थी आज तक की कहानी, जिसमें हम साइकिल से शुरू किए थे और चाँद की ओर बढ़ गए। और इसके बाद भी इसरो रुकेगा नहीं, और इसरो के पास बहुत आगे प्लान है। आप देखिए चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने के बाद ये सूरज की ओर देखता है आदित्य एल1। आदित्य एल1 का मॉड्यूल ये है जो बन चुका है। बट इस पे काम चल रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। फिर ये गगनयान जो बहुत न्यूज़ में रहता है और रहेगा ही, जिसमें हम एक्चुअल एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग चल रही है अभी, और गगनयान 1 एंड 2 में हम तो टेस्ट फ्लाइट करेंगे, बट एक्चुअल एस्ट्रोनॉट के साथ हम गगनयान 3 में भेजेंगे। ये जो डेट्स हैं ये चेंज होते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कभी लंबा खींच जाता है, और भी टेस्ट करने होते हैं, और ये पूरी दुनिया को भी अचंभा करता है। आप 2014 में ये कार्टून देखिए जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आई थी। इस कार्टून में जब 2014 में मंगलयान सक्सेसफुल हुआ था, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडिया को एक गरीब देश शो किया था जो स्पेस इलाइट स्पेस क्लब में जाने की कोशिश कर रहा है। और ये 2017 में एक कार्टूनिस्ट ने इसका रिप्लाई दिया, जब इंडिया ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 104 सैटेलाइट पीएसएलवी से लॉन्च की। तब इस स्पेस एलाइट क्लब में बाकी देश आके अपना सैटेलाइट उसने सस्ते दाम पे लॉन्च कराना चाह रहे थे, और ये परफेक्ट रिप्लाई था। वो कहा जाता है ना, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। ये एग्जैक्टली वही है। यहीं पे रामधारी सिंह दिनकर जब वो चाँद मज़ाक उड़ा रहा था, तो उस कविता का जवाब देते हैं, कल्पना की जीभ में भी धार होती है। कल्पना होती है, जो सपने होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते। कल्पना की जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो कि रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे। रोग किए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। इंसान देख रहा है स्पेस की ओर, पहुँचेगा। थैंक यू। आप देख रहे थे स्वरूप 51 है, फिर मिलते हैं।